मानसून को लेकर क्यों बढ़ गई चिंता? रुपए में आई कितनी बड़ी गिरावट? सऊदी अरब के किस कदम से भारतीयों को हुआ नुकसान? सोने में आज क्या बदलाव हुआ? आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ ज़रूरी खबरों की जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम। बात करेंगे आज एक बहुत बड़ी खबर की। दक्षिण अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बनने से पश्चिमी हवाएं औसत समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर ऊपर तक चल रही हैं। अगले 2 दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने से मानसून के केरल पहुंचने की रास्ते में बड़ी बाधा खड़ी हो सकती है। आईएमडी ने पहले 4 जून को मानसून केरल पहुंचने की संभावना जताई थी, लेकिन अब इसमें और देर हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने अब अपने अनुमान में कहा है कि ताज़ा परिस्थितियां मानसून के आगमन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि खरीफ मौसम की 52% कृषि सिंचाई मानसून पर ही निर्भर है। साथ ही पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों के भंडारण के लिए भी मानसून बहुत ज़रूरी है। 14 मार्च के बाद रुपए में आज एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट आई है। डॉलर के मजबूत होने, युआन में कमजोरी आने और आयातकों की हेजिंग की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ा है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे की गिरावट के साथ 82.68 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से रुपए में ये गिरावट आई है। अमेरिकी रोजगार के बेहतर आंकड़ों के कारण डॉलर मजबूत हुआ है और इस वजह से रुपए ने आज 14 मार्च के बाद सबसे खराब दिन देखा। ओपेक देशों के कच्चा तेल उत्पादन घटाने की घोषणा के बाद सोमवार को क्रूड ऑयल के दाम 2% तक उछल गए। सऊदी अरब के जुलाई से कच्चे तेल के उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करने के फैसले के बाद ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट ऑयल एक बार फिर बढ़कर $77 प्रति बैरल पर पहुंच गया और ऐसे में भारत में ईंधन की कीमत समीक्षा में फिर देरी होगी। कच्चे तेल में लौट रही ये तेजी भारत के लिए आयातित कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी को पलट देगी। पिछले दिनों भारत को आयातित तेल के लिए औसतन $72 प्रति बैरल की दर से भुगतान करना पड़ रहा था और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की जा सकती है। अमेरिका में मजबूत रोजगार के आंकड़ों से डॉलर की मजबूती और बढ़ी है और इसकी वजह से सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ गई। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 80 रुपये टूट गया और पहुंच गया 60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। चांदी की कीमत 400 रुपये की गिरावट के साथ 73,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1945 प्रति औंस, जबकि चांदी नुकसान के साथ $23.550 प्रति औंस रह गई। अब रुक करेंगे बुलेटिन की 5वीं खबर का, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। हेलो मनी 9 जो आता है सोमवार से शुक्रवार को रोजाना 1 बजे, दोपहर में 1 बजे, वहां पर क्या होगा मंगलवार की दोपहर 1 बजे। स्टॉक्स पर आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और कल जो गेस्ट हैं उनको किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। डॉक्टर रवि सिंह कल हमारे गेस्ट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट हैं, रिसर्च हेड हैं शेयर इंडिया के, वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। तो मंगलवार दोपहर 1 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। स्टॉक्स पर अपने सवाल पूछना मत भूलिएगा और उसके लिए आपको करना यह है कि आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ, और लिखना है अपना सवाल, भेज देना है यानी व्हाट्सएप कर देना है उसे 9311121874 पर। यह कार्यक्रम लाइव होगा तो आपके तमाम जितने भी सवाल हैं उनके जवाब लाइव कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। चलिए अब रुक करते हैं 5वीं खबर का। जैसा मैंने बताया था, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक 8 जून को पेश की जाने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट को एक बार फिर यथावत रख सकता है। अप्रैल में खुदरा महंगाई में गिरावट आने और आगे इसमें और राहत मिलने की उम्मीद में केंद्रीय बैंक ये कदम उठा सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 जून से 8 जून तक होगी। अप्रैल में पिछली एमपीसी बैठक में आरबीआई ने ब्याज दर वृद्धि को रोक दिया था और रेपो दर को 6.5% पर कायम रखा था।
ऑटो डीलरों की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि यात्री वाहनों, दोपहिया और ट्रैक्टर सहित सभी सेक्टर में मजबूत मांग के कारण मई में वाहनों की खुदरा बिक्री 10% बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने वाहनों की कुल बिक्री बढ़कर 20,19,414 इकाई रही। एक साल पहले 18,33,421 इकाई थी। मई में यात्री वाहनों की बिक्री 4% बढ़कर 2,98,873 इकाई रही। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों से हवाई टिकटों की वाजिब कीमत तय करने की व्यवस्था बनाने को कहा है। गो फर्स्ट के बंद होने के बाद देश के भीतर कुछ मार्गों में हवाई किराए में भारी उछाल दर्ज किया गया है। एयरलाइंस कंपनियों के साथ 1 घंटे तक चली बैठक में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में कुछ खास हवाई मार्गों पर किराए में आए उछाल को लेकर चिंता जताई। हवाई किराए की व्यवस्था पर डीजीसीए भी नजर रखेगा। मौजूदा समय में सरकार ने हवाई किराए को नियंत्रण से मुक्त रखा है, इसलिए एयरलाइंस ही हवाई टिकटों के दाम खुद तय करती हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 62,787 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 60 अंक चढ़कर 18,593 अंक पर बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, एल&टी, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक और सन फार्मा के शेयरों की खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। अगली खबर जुड़ी है बायजू से। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, नवी खबर है बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और ज़रूरी बात। मनी9 की जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। उम्मीद है आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो फ़ौरन ही money9.com आप क्लिक करें, देखें मनी9 की वेबसाइट को। वेबसाइट आपको कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। www.money9.com पर अभी लॉगिन करें और 7 भाषाओं में यहाँ मिलती हैं आपको पर्सनल फाइनेंस की खबरें। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा तमाम प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में ये खबरें आप पढ़ सकते हैं। तो अब आप बात करेंगे हम एजुटेक कंपनी बायजूस की। तो संकट में फंसी एजुटेक कंपनी बायजू अगले साल अपनी सहयोगी कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। आकाश एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती है, जिसका बायजू ने अप्रैल 2021 में 7,100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। बायजू के बोर्ड ने आईपीओ के लिए अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अधिग्रहण के बाद आकाश की आय पिछले 2 वर्षों में 3 गुना बढ़ी है। सरकार इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा के आईपीओ के लिए सितंबर तक ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकती है और इसके लिए मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की जा चुकी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराती है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पिछले महीने सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचकर इरेडा को शेयर बाजार में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी थी। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी घटने के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 प्रो की कीमत में करीब 6,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। ये वृद्धि 1 जून से लागू हो गई है। कंपनी का प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 प्रो अब फेम 2 सब्सिडी और पोर्टेबल चार्जर सहित 1,45,900 रुपये में उपलब्ध होगा। ये पहले के दाम से करीब 6,000 रुपये ज़्यादा है। तो दोस्तों अब वक्त है बुलेटिन को समेटने का, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी खबर, एक और ज़रूरी बात जो जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं। कल शाम 4 बजे पर्सनल फाइनेंस के हेलो मनी9 के साथ प्रियंका जी आएंगी जब आपके पास स्क्रीन पर। तब कल क्या होगा खास मुद्दा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, और कल का मुद्दा होगा इंश्योरेंस क्लेम का। हादसों के बाद इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलता है। हाल ही में उड़ीसा का जो हादसा हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन अगर ऐसा हादसा होता है तो उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम किस तरह लिया जा सकता है, किस तरह मिलता है। मंगलवार शाम 4 बजे ये लाइव कार्यक्रम बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, जो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है आपकी जेब से, आपकी ज़िंदगी से। और आपको करना वही है 9311121874। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेज दीजिए और मुकेश जिंदल जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ये खबरें आपके ज़िंदगी पर क्या असर डालती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किसी खास मुद्दे पर कोई खास जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उम्मीद है आपने मनी9 के ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा।
आप Money9 की वेबसाइट से जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं तो फ़ौरन Money9 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, Money9 की वेबसाइट से जुड़ जाइए। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नई खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।